हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट है, उसका सेकंड पार्ट अभी रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, आईपीसीसी की AR6 या असेसमेंट रिपोर्ट 6 का जो फर्स्ट पार्ट था, उस पर हमने बहुत डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया है, जो आज कंप्लीटनेस के लिए आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम अटैच करेंगे कि अगर कोई और डिटेल में समझना चाहे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स होती क्या हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स कब कब निकल के आई, क्या उनका इंपैक्ट रहा इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिसीजंस पे, तो अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आईपीसीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या की फाइंडिंग्स रही हैं। और आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंटली इस बात पे बेस्ड है कि क्लाइमेट चेंज होना बिल्कुल भी अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब फोकस होना चाहिए मिटिगेशन पे कि उसका इंपैक्ट आप कैसे कम कर सकें, और अडेप्टेशन पे। अडेप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा, लेकिन कैसे उसको आप मिनिमाइज कर पाएंगे, उसके इंपैक्ट को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, कैसे अपने लाइफस्टाइल को, अपने एग्रीकल्चर पैटर्न को, अपने अर्बनाइजेशन को, अपने गांवों को, शहरों को चेंज कर पाएंगे, ताकि इस क्लाइमेट चेंज के साथ आप जी सकें, अपने कंट्री को, कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें, सस्टेन कर सकें, सर्वाइव कर सकें। क्या हमें वो चीजें करनी होंगी, और जो की फाइंडिंग्स हैं उनको हम खास तौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ज्यादा स्पेसिफिक बनाते हुए आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किसी भी लेक्चर वीडियो का रिसोर्स मटेरियल PDF PPT आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश में, सेकंड लिंक हिंदी में। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी सारे वीडियोस और प्रेजेंटेशंस हर बार हर रोज शेयर आपके साथ की जाती है। शुरू करते हैं। हाल ही में जो सेकंड रिपोर्ट है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको रिलीज किया गया। और ये जो सेकंड रिपोर्ट है, इसका मेजर फोकस है कि मिटिगेशन और अडेप्टेशन को किस तरीके से अभी से हमें अपने पूरे प्लानिंग प्रोसेस में या अपने डिजाइन्स में या क्लाइमेट अडेप्टेशन में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ताकि जब क्लाइमेट चेंज अपने पीक पर पहुंचे तब हम पहले से ही प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो सकें। और बहुत सारे की चैलेंजेस को इंडिकेट किया है इंडिया के लिए आईपीसीसी AR6 के पार्ट 2 ने, जैसे चाहे डिजीज बर्डन हो या जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो क्लाइमेट रिफ्यूजीज हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे सिटीज हो सकता है सबमर्ज होना शुरू हो जाएं, बहुत सारे लैंड मासेस सबमर्ज होना शुरू हो जाएं, आइलैंड नेशन सबमर्ज होना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से वहां के लोग धीरे धीरे उस लैंडमास को छोड़ के या उन सेंटर्स को छोड़कर ऐसे एरियाज में जाना शुरू कर दें, माइग्रेट करना शुरू कर दें जो शायद उनके खुद के ना हो। ऐसा समझा जाता है कि अगर सी लेवल राइज होने लग गया तो बांग्लादेश का हमारे सिटीज, चाहे वो चेन्नई हो या बॉम्बे हो, विशाखापट्टनम हो, इन पे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन उन एरिया से माइग्रेट होकर सेफर हार्बर्स में जाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट रिफ्यूजीज का एकदम से स्पाइक, एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और मेजर वार्निंग इंडिया के लिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनमें कैटास्ट्रॉफिक लेवल का डैमेज भी दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन इंडिया हो सकता है कि इन सारे सिनेरियोज जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे डिजीज बर्डन का बढ़ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कम होना, क्लाइमेट रिफ्यूजीज का बढ़ना या कोस्टल एरियाज के लिए कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होना, इनको शायद हम पूरी तरह मिटिगेट ना कर सके। लेकिन अगर हम अडेप्टेशन या मिटिगेशन पॉलिसीज को अभी से स्टार्ट कर देंगे अपने प्लान्स, पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन में, तो इसके इंपैक्ट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं, जो हो सकता है 1.5 से 4 डिग्री तक बढ़ जाए बाय 2050, उसके इंपैक्ट को शायद हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सकें, कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें। आईपीसीसी और क्लाइमेट क्राइसिस, क्या इसकी इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स हैं? और की फाइंडिंग समझने से पहले कई लोगों का यह भी क्रिटिसिज्म है कि हाल ही में रफली 2 महीने पहले नवंबर के महीने में ग्लासगो में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें 200 कंट्रीज ने भी ज्यादा पार्टिसिपेट किया, वहां ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ शायद अचीव नहीं हो सका।
किसी कॉन्क्रीट प्लान के ऊपर, किसी मिटिगेशन प्लान के ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे एग्जैक्टली टैकल किया जाए, उसके ऊपर कोई एग्जैक्ट टाइम बाउंड पॉलिसी, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी इवॉल्व नहीं हो पाई। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जो ग्लासगो मीट रही COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें यह भी कहा जाता है कि लास्ट में इतने दिन के डिस्कशन के बाद एक बहुत वीक सा, कमजोर सा सिर्फ टेक्स्ट ही निकल पाया, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया कि सभी कंट्रीज को अपने जो टारगेट्स हैं या सेल्फ डिटरमिन्ड टारगेट्स हैं या बेसिकली INDCs हैं, इंटरनली डिटरमिन्ड कार्बन कट के क्या आपके टारगेट्स हैं, उनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। किसी भी तरह का मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं देखा जा सका COP26 जो ग्लासगो में हेल्ड हुई। और अभी ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी एक मेजर स्लोडाउन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इन्फ्लेशन सभी कंट्रीज में बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन पे, उसकी वजह से पूरा जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी एक मेजर थ्रेट को फेस करती हुई नजर आती है। इंडिया के लिए IPCC सजेस्ट करती है कि जो हमारा राइस प्रोडक्शन है वो अगले 20 साल में 10 to 30% कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मेज प्रोडक्शन है वो 25 to 70% कम हो जाएगा, और अजम्पशंस इस बात पर बेस्ड हैं कि जो टेम्परेचर राइज होगा बाय 2030, 2040, 2050 वो कितना होगा, 1 डिग्री होगा, 1.5 डिग्रीज होगा, या अप टू 4 डिग्रीज होगा। जो प्रिडिक्शन है IPCC और खासतौर से AR6 के पार्ट नंबर 1 में जो प्रिडिक्ट किया गया है कि जो टेम्परेचर राइज हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2050 तक होंगे, अब ऐसा लगता है कि शायद वो 2030, 2040 तक ही हम अचीव करना शुरू कर दें। और पहले ऐसा लगता था कि कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे टेम्परेचर राइज हैं, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, वो जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है उसके 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो। लेकिन इस टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि जो 1.5 डिग्री का एम्बिशियस टारगेट है, इसको शायद ही हम अचीव कर पाए। रियलिटी में हो सकता है हमारा जो टेम्परेचर राइज हो 2 to 4 डिग्रीज के बीच में निकलकर आता है। इसके अलावा और कुछ की फाइंडिंग्स, जैसे यह कहा जाता है कि 2019 में अगर आप देखें तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड फिलीपींस, ये 4 कंट्रीज, इन चारों कंट्रीज में से सभी 4 कंट्रीज ने 4 मिलियन से भी ज्यादा डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट्स विटनेस किए। मतलब कोई ना कोई डिजास्टर रिलेटेड इवेंट इन चारों कंट्रीज में हुआ, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड फिलीपींस, जिसकी वजह से 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, अपनी जगह छोड़ देनी पड़ी, दूसरी जगह मूव करना पड़ा। साउथ ईस्ट और अगर आप ईस्ट एशिया में देखें तो चाहे साइक्लोन्स हो, फ्लड्स हो, टाइफून्स हो, इसकी वजह से 2019 में ही 9.6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, जो कि पूरे ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के 30% से भी ज्यादा है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 30 इयर्स में जो क्लाइमेट चेंज के प्रेडिक्शंस हैं, अगर वो सही निकलते हैं तो हो सकता है ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो 2019 में सिर्फ 9.6 मिलियन है, या अगले 30 इयर्स में डबल से भी ज्यादा हो जाए। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी मेंशन करती है कि जो 13 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि लार्ज एनर्जी कंज्यूमर्स हैं एशिया में, जिसमें इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसमें से 11 बहुत हाई एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क को फेस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन सभी कंट्रीज के ऊपर जो कि एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है, लार्ज इकोनॉमीज हैं, इनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाना अगले कुछ डिकेड्स में बहुत मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि एक तरफ तो आपको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, मिटिगेट करना है, एमिशंस को कट करना है, दूसरी तरफ क्योंकि आप लगातार डेवलपमेंट साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, आपका एनर्जी कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे आप इस एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पोल को बैलेंस करेंगे कि आपकी एनर्जी सप्लाईज भी बढ़े लेकिन आपके एमिशंस कम होते चले जाए, आपकी कार्बन इंटेंसिटी कम होती चली जाए, आपकी जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं उसको आप इस स्पीड से बढ़ा सकें कि आपकी जो और भी ज्यादा फास्ट पेस से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप मैच कर सकें। आईपीसीसी रिपोर्ट का यह कहना है कि ऐसे कंट्रीज, खासतौर से इंडिया जैसे कंट्रीज, चाइना जैसे कंट्रीज, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी है, रेन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी हो सकती है, टाइड एनर्जी हो सकती है, हाइड्रो एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, उस एनर्जी को इन सभी कंट्रीज को बहुत और तेजी से सपोर्ट करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तभी इन सारी चीजों का जो डिसेंट्रलाइज्ड बेनिफिट है वो इन कंट्रीज के कॉमन सिटीजंस तक पहुंच पाएगा।
आईपीसीसी AR6 के पार्ट 2 का यह भी कहना है कि 2050 तक अगर आप देखें तो हमारे जो बायो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो और अपवर्ड शिफ्ट होते हुए चले जाएंगे। मतलब अभी अगर आप जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्योंकि टेंपरेचर कम होगा वहां पे ज्यादा ठंड होगी, आइस धीरे धीरे जमती चली जाएगी। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, टेंपरेचर वेरिएशन के हिसाब से बायो क्लाइमेटिक जोन्स ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन जब टेंपरेचर राइज करेगा तो जो स्नो कैप्स हैं वो अब श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी, स्नो कैप्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, खासतौर से हिमालयन रीजन में, फिर चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो या चाइना हो। और जो कैलाश एक सेक्रेड लैंडस्केप है हमारा, कैलाश मानसरोवर, वहां पर एक मेजर नेगेटिव इंपैक्ट इस क्लाइमेट चेंज का देखा जा सकता है। रिपोर्ट यह भी सजेस्ट करती है कि जो कोरल लीव्स हैं उनका मेजर लॉस देखा जा सकता है और साउथ एशिया और इंडियन ओशन में रफली 4.5 मिलियन से भी ज्यादा की लाइफ का डिग्रेडेशन देखा जा सकता है ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेंपरेचर राइज। कोरल रीफ जो फिशरी सेक्टर है उसमें ऐसा माना जाता है कि रफली 3.5 मिलियन फिशर्स हैं सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडियन ओशन में 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फिशर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल राइज होगा तो इन फिशर्स, कोरल रीफ्स के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट इस बात को भी कंफर्म करती है जो बहुत सालों से, डिकेड से लगातार हम बिलीव करते आ रहे हैं कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो साइक्लोन्स हो, चाहे वो ड्रॉट्स हो, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं वो मेजर इरोजन को विटनेस शुरू कर देंगे। खासतौर से जैसे हमारे कोस्टल जो सिटीज हैं, चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, विशाखापट्टनम हो या चेन्नई हो। इनफैक्ट जितने भी कोस्टल सिटीज हैं किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट उन पर देखा ही जाएगा। और ऐसा भी लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है जो लोकल स्पीसीज हों उनका एक्सटिंक्शन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाए। और ये लोकल स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है ऐसा माना जाता है कि एशिया में शायद सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। और एशिया में भी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हो सकता है ज्यादा वनरेबिलिटी देखी जाए। जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया जाता है जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उसके फीडबैक के बाद। और इस रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो एक आई ओपनर की तरह है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनकी पॉलिसीज हो, कॉमन सिटीजन्स हो, एक्सपर्ट्स हो, साइंटिस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उनके लिए बहुत की इंफॉर्मेशन की तरह ये हमेशा एक्ट करती रही है। तो क्या आईपीसीसी की रिपोर्ट हमेशा हर चीज पे बिल्कुल सही उतरी है, खरी उतरी है, सारे प्रेडिक्शन सही निकल कर आए हैं? व्हाट डू यू थिंक? इतने सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स मिलकर इसको बनाते हैं, लेकिन साइंस के अपने लिमिटेशंस हैं। ये तो इवॉल्विंग साइंस है और बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है। बहुत सारे प्रेडिक्शंस या बहुत सारे जो एस्टिमेशंस थे या एक्सट्रापोलेशंस थे वो आईपीसीसी के पूरी तरह सही होते हुए नजर नहीं आते। जैसे आईपीसीसी की 4th असेसमेंट रिपोर्ट या आईपीसीसी AR4 2007 में जो रिलीज हुई, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेंसी थी कि 2030 तक इंडिया का जो पैडी प्रोडक्शन है या राइस प्रोडक्शन है वो रफली 10% तक कम हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? सच्चाई यह है कि आज की डेट में इंडिया का पैडी प्रोडक्शन कम होने के बजाय 4% और बढ़ गया है। इसके अलावा आईपीसीसी AR4 2007 का यह भी प्रोडक्शन था कि इंडिया में जो डेजर्टिफिकेशन है या रेगिस्तान या कन्वर्ट होते जा रहे हैं हमारे ऐसे एरियाज, उनमें और ज्यादा तेजी आ जाएगी। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की बात माने तो उनके हिसाब से जो वेस्टर्न इंडिया है उसमें जो डेजर्ट एरिया है वो हमें और कम होता हुआ दिखाई देता है, श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। आईपीसीसी के प्रेडिक्शंस हो सकता है पूरी तरह सही नहीं हो, लेकिन इसके जो असर्शंस हैं, इसके जो ट्रेंड्स हैं, इसके जो सजेशंस हैं, चेंजिंग वेदर पैटर्न या किस तरीके से फ्रीक्वेंसी या इंपैक्ट या इंटेंसिटी ये सब बढ़ता हुआ चला जाएगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह बिल्कुल क्लियरली सही होता हुआ दिखाई देता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स अलार्मिस्ट टाइप की हैं, कि ये सभी को अलार्म करती हैं कि अभी भी टाइम है, अगर आप सही स्टेप्स ले लेंगे तो शायद जो कैटास्ट्रोफिक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं उनको आप मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा को अगर आप देखें 1971 से, तो वो भी यही सजेस्ट करता है जो आईपीसीसी सजेस्ट करता हुआ नजर आता है कि 71 के बाद से जो इंटेंसिटी है मॉनसून रेन्स की, साइक्लोन्स की लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं,
चाहे वो हमारा ईस्ट कोस्ट हो चाहे हमारा वेस्ट कोस्ट हो, दोनों में जो सी लेवल है वो भी लगातार राइज पे आता हुआ नजर आता है। कई सारे आइलैंड्स सुंदरबन डेल्टा में इंडिया और बांग्लादेश के वो डिसअपियर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग परमानेंट क्लाइमेट रेफ्यूजीज में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस सी लेवल राइज की वजह से जो उनकी इतने सैकड़ों हजारों सालों से उनकी जो लैंड थी, उनकी जो हैबिटेशन थी, वो पूरी तरह अब सी में सबमर्ज हो चुकी है। तो क्लियर इंडिकेशंस हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस रियल है, उसके इंपैक्ट रियल हैं। इसीलिए अभी बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है कि हमें प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क को मोशन में लाना होगा, ताकि उसकी वजह से अडेप्टेशन मिटिगेशंस को प्रॉपर्ली फंड कर सके और इसके इंपैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। इंडिया के 8 अलग अलग स्पेसिफिक क्लाइमेट मिशंस हैं। स्टेट्स के अपने हैं, सेंटर के अपने अलग हैं, लेकिन कितने हम सक्सेसफुल हुए हैं इन 8 या 8 स्पेसिफिक क्लाइमेट मिशंस से जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज उनको अचीव करने में, इस पे हमेशा से एक बड़ी डिबेट होती हुई आई है। बहुत इसका क्रिटिसिज्म भी है और लोगों का कहना है कि एक बड़ा रीजन है कि फंड्स अवेलेबिलिटी, जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन को, वो बहुत छोटा सा देखा गया है इंडिया के सामने जो प्रॉब्लम है उसके मुकाबले। इसके अलावा यह भी एक एलिगेशन है क्रिटिक्स का कि क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस इलेक्शन में एक एजेंडा नहीं बनता, तो हो सकता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप शायद उतना सीरियसली इसको एड्रेस ना करे। लेकिन वही अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो सच्चाई यह भी है कि इंडिया लगातार, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, हमारी सोलर कैपेसिटी हो, विंड कैपेसिटी हो, उसमें लगातार अपने जो टारगेट्स इंडिया ने सेट किए हैं, खासतौर से पेरिस क्लाइमेट डील के बाद से, उनको सिर्फ मीट ही नहीं एक्सीड बीट करता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है दोस्तों इंडिया इज ऑन राइट डायरेक्शन, लेकिन इंडिया के सामने बड़ा डेलिकेट सा फिर से बैलेंस है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी का, कि अगर हम एक तरफ से स्विच कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो जाए। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर को भी अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, तो यूरोप का क्योंकि बहुत मेजर डिपेंडेंस है रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर, तो चाहते हुए भी यूरोप अपना वो टाई कट नहीं कर पाता है, रशिया के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस नहीं लगा पाते हैं। तो लाइफ इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। इंडिया के सामने भी वही सिचुएशन है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे हम पिछले कई लेक्चर्स में कह चुके हैं, क्लाइमेट चेंज को जितना जल्दी हम टैकल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो गए, अगर हमने क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं किया तो उनसे जो नुकसान होगा वो कई गुना, कहीं ज्यादा खतरनाक, भयानक, घातक होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एनवायरमेंटल साइंस पर जो हमारा पहला लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाल ही में रिलीज आईपीसीसी की AR6 या असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6। हम बात करेंगे कि AR6 की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या हैं, और उन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के साथ हम आपको इस बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि आईपीसीसी असेसमेंट आखिर होते क्या है आईपीसीसी, और किस तरीके से ये सो सारे असेसमेंट होते हैं क्लाइमेट चेंज पर, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूएन हो या पेरिस क्लाइमेट डील हो, इन सभी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इन डिफरेंट रिपोर्ट्स का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाल ही में AR6 या आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6 न्यूज में क्यों है। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे AR6 या असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6 की जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जो असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6 में 5 इंपॉर्टेंट सिनेरियोज बताए गए हैं, अलग अलग सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एक एक सिनेरियो में क्या क्या कवर किया गया है, और लास्ट में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाए। इसी लेक्चर में अपॉर्चुनिटी ली जाए कि आपको हम आईपीसीसी के बैकग्राउंड के बारे में, कि किस तरीके से आईपीसीसी बना था, क्या क्या इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, अभी तक कितनी इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, और उन डिफरेंट रिपोर्ट्स का अभी तक क्लाइमेट चेंज पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, डिसीजंस हुए हैं, क्या इंपैक्ट रहा है। तो
आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आईपीसीसी की ये जो AR6 है ये न्यूज में क्यों बनी रही। तो आईपीसीसी ने हाल ही में जो फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है 6th असेसमेंट रिपोर्ट या AR6 का रिलीज किया है दोस्तों। और ये लगभग 3000 पेजेस की रिपोर्ट है, बहुत बल्कि रिपोर्ट है। इसमें सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक ओपिनियन है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज पर है, उसको पेन डाउन किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है असेसमेंट रिपोर्ट 6 का, इसमें साइंटिफिक एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी जो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुके हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा के हिसाब से, उसके अलावा एक रेफरेंस पीरियड जो लिया जाता है कि 1850 से 1900 तक क्या टेम्परेचर था और उसके बाद में टेम्परेचर किस तरीके से राइज कर रहा है, उसी को देखते हुए आईपीसीसी की AR6 प्रिडिक्ट करती है कि 2040 तक लगभग जो ये बेस लाइन है 1850 और 1900 प्री इंडस्ट्रियल एरा, इससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा 1.5 डिग्रीज, लेकिन इसका ग्लोबल क्लाइमेट पे, ग्लोबल एनवायरनमेंट पे बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है दोस्तों। जो 2015 या 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था, जिसने एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया और उसमें जो हमने एम रखा सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अर्थ के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि हम अपने टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्रीज से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। हम ऐसे स्टेप्स लेंगे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, हमारे मीथेन इमिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको हम रिड्यूस कर सकें, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को हम रिड्यूस कर सकें और जो ओवरऑल टेम्परेचर राइज है उसको हम 2 डिग्रीज तक लिमिट कर सकें। कोशिश हो कि 2 की बजाय 1.5 डिग्रीज तक, 1.5 डिग्री 1.5 डिग्रीज तक ही उसको लिमिट किया जा सके दोस्तों। क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल एरा से 2 डिग्री से ज्यादा बेसिकली बढ़ जाता है तो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए। और ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस बेसिकली रिजल्ट हो सकते हैं जिनको हम बाद में चाहते हुए भी वापस नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। और वो एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकते हैं पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सारे के सारे स्पीसीज के लिए। हमारा सर्वाइवल अपने आप में स्टेक पे आ सकता है अगर टेम्परेचर 2 डिग्री कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरा बढ़ गया तो। अब जल्दी से हम जंप करते हैं AR6 की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में। यह तो बात हुई कि न्यूज में क्यों रहा। AR6 की जो सबसे बड़ी, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, फाइंडिंग है कि हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है इसको लगभग 2040-2050 तक शायद ये बढ़े, लेकिन जो लेटेस्ट असेसमेंट है वो कहता है कि जो 1.5 डिग्री का इंक्रीमेंट है ये बहुत जल्दी, आज से लगभग 9 साल बाद ही या 10 साल बाद ही 2030s में ही बेसिकली 1.5 डिग्रीज बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, पहले जो हमने कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था, उसके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है दोस्तों। इनफैक्ट ये भी इसमें एक प्रेडिक्शन है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा कि बेसिकली कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी इसको माना जा सकता है। कोड रेड का मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट परसेप्शन टू एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड स्पीसीज, अभी इसको कहा जा सकता है। यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो अभी लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट है, इसको गारंटी माना जाता है कि चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। थिंग्स आर गोइंग टू गेट फार वर्स। और यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां पर इस टेम्परेचर चेंज का, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा। उसके बाद यह भी कहा गया है थोड़ा बहुत कि ऐसा नहीं है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है या वर्स्ट केस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। मतलब यह पॉसिबिलिटी कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ता है तो उसके इंपैक्ट बहुत सीवियर होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 डिग्री तक पहुंचने से पहले अगर हम एज ए यूनाइटेड वर्ल्ड वो इफेक्टिव स्टेप्स ले सकें कि 2 डिग्री तक पहुंच ही ना पाए, तो काफी हद तक हम इन कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं। अब आईपीसीसी तो हम कह रहे हैं, आईपीसीसी की फुल फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा हो जाए दोस्तों।
तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब अलग अलग सरकारों ने मिलके इस एक पैनल को बनाया है जो रेगुलरली बेसिकली असेस करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इस पूरे पैनल ने, जो कि आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसने अनइक्विवोकली, मतलब सभी ने एक सुर में कहा है कि ये जो AR6 के पहली रिपोर्ट रिलीज की है, ये आज तक का सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट असेसमेंट है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज फोरकास्ट। इससे पहले जो इशू किया गया था 2013 में, और लगभग 8 साल बाद आज जो रिलीज किया गया है 2013 के कंपैरिजन में, ये जो लेटेस्ट फोरकास्ट है कहीं ज्यादा फार एक्यूरेट है दोस्तों। और किस किस तरीके से चीजें बदल सकती हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, उसके लिए AR6 में 5 डिफरेंट सिनेरियोज बेसिकली प्रिडिक्ट किए गए हैं। और ये सारे सिनेरियोज इस बात पर डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से, किस लेवल तक हम अपने कार्बन एमिशंस को बेसिकली कट करते हैं, लिमिट करते हैं। जो 2015 का बेसिकली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जरूरत है कि उसमें जो हमने अपने लिए टारगेट रखे कि 2 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर नहीं बढ़ने देंगे, कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री तक की लिमिट रहे, उससे भी ज्यादा हमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने होंगे, उससे भी कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस स्पीड से हमको लग रहा था कि टेंपरेचर बढ़ेगा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से टेंपरेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले 1.5 दशक, इस सेंचुरी एंड हाफ में ही देख लें, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले टेंपरेचर ऑलरेडी 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ना जाए, और वर्स्ट केस में 2 डिग्री से तो किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो 5 सिनेरियोज हैं, इसके हिसाब से अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहा तो 2030 तक ये 1.5 डिग्री का जो हमारा वार्मिंग मार्क है, ये रीच कर जाएगा। और ये जो पुराने प्रेडिक्शन से 2013 की जो AR5 आई थी, उस प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा जल्दी है। इसका मतलब जो वार्मिंग है, इट हैज स्पीडेड अप, रैम्ड अप इन रीसेंट ईयर्स। और 3 सिनेरियोज में यह कहा गया है कि वर्ल्ड हो सकता है कि 2 डिग्री का जो हमारा मार्क है, उसको भी क्रॉस कर जाए। तो 5 डिफरेंट सिनेरियोज डिपेंड करता है हम कार्बन एमिशंस कैसे कट करेंगे। 2 सिनेरियोज में है कि हम 1.5 डिग्री तक लिमिट करेंगे, और 3 सिनेरियोज में है कि शायद हम कार्बन एमिशंस को उस तेजी के साथ कट ना कर पाए और हमारा टेंपरेचर 1.5 नहीं, पूरे 2 डिग्री को भी क्रॉस कर जाए। और ये फार वर्स हीट वेव्स में रिजल्ट कर सकता है, सूखे या ड्रॉट्स में रिजल्ट कर सकता है, फ्लड इंड्यूसिंग डाउनपोर्स, मतलब भारी बारिश जिससे लगातार बाढ़ आए, ऐसे इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। जो रिसेंट चेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, ये वाइड स्प्रेड हैं, मतलब बहुत व्यापक स्तर पर बेसिकली फैले हुए हैं, रैपिड हैं, बहुत फास्ट हैं, इंटेंसिफाइंग हैं, और इस स्पीड के हैं कि जो हमने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बेसिकली इस स्पीड को नहीं देखा है। और ये भी प्रेडिक्शन है आईपीसीसी का कि ये जो चेंजेस हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये टाइम के साथ और तेजी पकड़ेंगे। 3000 पेज की रिपोर्ट और टोटल लगभग 234 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बेसिकली लिखा है। उनके हिसाब से अगर हम समरी करें, अगर 1.5 डिग्री तक टेंपरेचर बढ़ जाता है बाय 2030, तो इसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो राइज करेगा, आइस है हमारी वो श्रिंक करेगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, चाहे वो हीट वेव्स हो, ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो, स्टॉर्म्स हो, ये और ज्यादा तेजी से, ज्यादा इंटेंसिटी से, ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमको दिखाई देंगे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे और ज्यादा वेट होंगे। जो आर्कटिक सी आइस है, वो समर, एक्सट्रीम समर की वजह से श्रिंक हो जाएगी, पिघल जाएगी। जो परमाफ्रॉस्ट हम आर्कटिक में देख रहे हैं, वो ऑलरेडी ज्यादा हीट की वजह से मेल्ट होना शुरू कर चुका है। और ये सारे ट्रेंड, चाहे सीवियर ड्रॉट हो, चाहे सीवियर फ्लडिंग हो, चाहे आर्कटिक की जो आइस परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग है वो हो, ये सभी चीजें और ज्यादा स्पीड अप होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो हीट वेव्स जो पहले वंस इन 50 ईयर्स, मतलब 50 साल में एक बार दिखाई देती थी, अब ऐसा लगता है कि हर 7 से 10 साल, एवरी 7 to 10 ईयर्स हमको वो हीट वेव्स, इंटेंस हीट वेव्स बेसिकली एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। दोस्तों, आप वेस्टर्न यूएस का इस बार देख लीजिए, कनाडा का आप देख लीजिए, 44-45 डिग्री टेंपरेचर, जो कि बेसिकली पिछले 100 साल में शायद किसी ने सुना नहीं होगा। इसी तरीके से ड्रॉट्स,
वाइल्ड फायर्स ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए, इवन इंडिया में देख लीजिए, इस बार ऑलमोस्ट 33% ज्यादा बेसिकली फॉरेस्ट फायर्स या वाइल्ड फायर्स एनकाउंटर किए, एक्सपीरियंस की है इंडिया ने। तो बहुत सारे इसके इंपैक्ट, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, एशिया हो, हर जगह, चाहे आर्कटिक हो, चाहे सी लेवल राइज हो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, हमको दिखाई देने लग गए हैं। और ये जो हार्म होगा क्लाइमेट चेंज से, ये ऐसा लगता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मतलब इसको हम वापस नहीं कर पाएंगे कई सेंचुरीज तक, इतना इसका डीप इंपैक्ट हो सकता है। चाहे वो आइस शीट्स का कम होना हो, सी लेवल का राइज होना हो, और ओशंस में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना हो। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा ओशंस में, तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सी ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, और ये इतना वाइड स्प्रेड बेसिकली इंपैक्ट होगा कि कई सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इसको शायद हम ठीक ना कर पाए। अगर आप सी लेवल राइज का देख लें, तो सी लेवल राइज मिड सेंचुरी मतलब कि 2050 तक लगभग 15 to 30 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली राइज करेगा। जब सी लेवल राइज करेगा तो सी के आसपास जितने भी हमारे सिटीज हैं, टाउन्स हैं, हैबिटेशंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे इसमें डूबना शुरू हो सकते हैं। उन लोगों को हमें वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा सेफ एरियाज में। और वैसे ही दुनिया बहुत ओवर क्राउडेड है। अगर आप सिटीज देख लें, बॉम्बे जैसी, जहां पर जगह जमीन सबसे कीमती है, बहुत स्पार्स है, बहुत कम है, अगर सी लेवल वहां मेजरली राइज हो गया, चेन्नई आप देख लें, या किसी भी मैं कहूंगा कोस्टल सिटी को देख लें, तो इतना मैसिव स्केल पे रिहेबिलिटेशन, डिस्प्लेसमेंट, रीसेटलमेंट हमको करना पड़ सकता है जो अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे जो दोस्त हैं, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, जो 3 तरफ से सी से घिरा हुआ है, अगर सी लेवल राइज करता है तो उसकी लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है माइग्रेट करना शुरू कर दे सेफ हार्बर्स जैसे कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। अब आप देख लें कि इतना हमने कोड रेड की सिचुएशन बेसिकली पेंट की है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इसका मेजर रीजन क्या है? तो जो आईपीसीसी की AR6 है, ये कहती है कि ज्यादातर ये जो इश्यूज हैं या जो इतना रैपिडली टेम्परेचर राइज कर रहा है, ये बेसिकली हीट ट्रैपिंग, मतलब हीट को ये एक जगह इकट्ठा कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। 2 इंपॉर्टेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इसकी वजह से हमें इतना रैपिड बेसिकली टेम्परेचर राइज मिल रहा है। अब बहुत लोगों का कहना है कि ये नेचुरल फिनोमिना भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ नेचर डिफरेंट बिहेव कर सकता है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से जो नेचुरल फोर्सेस हैं, चाहे वो सन हो या सिंपल रैंडमनेस हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन जो होता है, वो सिर्फ 1 to 2/10 ऑफ ए डिग्री, मतलब 0.1 से 0.2 हम कह सकते हैं, इतना ही टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो बाकी 1.3 या 1.8 डिग्रीज है, वो मैन मेड सोर्सेस की वजह से है, जिसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड मीथेन एमिशन की वजह से जो हीट ट्रैप डेवलप होते हैं। अब उन 5 सिनेरियोज की बात कर लें कि वो 5 सिनेरियोज हैं क्या। पहला, एक ऐसा फ्यूचर हो सकता है जिसमें बेसिकली हम लार्ज पोल्यूशन कट्स लें, हम इतने पोल्यूशन कट्स लें कि हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर जा ही ना। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि बेसिकली हम इंटेंस पोल्यूशन कट्स लें, लेकिन इतने मैसिव पोल्यूशन कट्स ना लें, तो वो हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री को अप्रोच कर सकता है। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि हम सिर्फ मॉडरेट एमिशंस लें, माइल्ड कट्स लें, तो उस केस में टेम्परेचर बेसिकली 2 डिग्री को अप्रोच करना शुरू कर सकता है। एक फोर्थ सिनेरियो हो सकता है कि हम इतना सब कुछ जानते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए भी सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल करें। उस केस में हमारा जो टेम्परेचर है 2 डिग्रीज के बहुत क्लोज पहुंच सकता है। और जो फिफ्थ सिनेरियोज है कि हम बेसिकली पोल्यूशन कम करने की बजाय अपना जो कार्बन एमिशन है, मीथेन एमिशन है, इसको इसी स्पीड से और तेजी से बढ़ाते रहें, तो हो सकता है कि जो ओवरऑल टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री से कहीं ज्यादा हो जाए। तो ये जो बिजनेस एज यूजुअल वाली अप्रोच है, ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। इस वजह से सभी देशों को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना होगा और अभी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, उसके अलावा हमें एडिशनल पोल्यूशन कट्स या कार्बन एमिशन कट्स को इमीडिएटली टेक ऑन करना होगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री से राइज किसी भी हालत में ज्यादा ना करें।
क्योंकि ये जो कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी है, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दिस इज द टाइम दैट वी आर पेरिलियसली क्लोज टू दैट 1.5 डिग्रीज बेसिकली बेंचमार्क. सो द टाइम टू एक्ट इज नाउ. जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हम कार्बन एमिशन को कम करने की बजाय और बढ़ाते जाएं, तो हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है अप टू 3.3 डिग्रीज बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. 3.3 डिग्रीज, जस्ट इमेजिन, 1.5 के डबल से भी ज्यादा. और इस वजह से जो अल्ट्रा कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स हैं, जिनको टिपिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है, आइस शीट्स कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी. जो ओशन करंट्स हैं बेसिकली वो अब्रप्टली स्लो हो जाएंगे. जब ओशन करंट स्लो हो जाएंगे तो जितना हमारा पैटर्न है बेसिकली विंड्स का, मॉनसून्स का, रेनफॉल्स का, ये सभी ऑल्टर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. अटलांटिक ओशन करंट्स बेसिकली स्लो डाउन हो सकते हैं. मैसिव वेदर शिफ्ट्स, इसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है दोस्तों. इस बार का मॉनसून ही आप ले लीजिए, ऐसे कई एरियाज में भारी बारिश हो रही है जहां पर पहले इतनी बारिश नहीं हुआ करती थी. और ऐसे एरियाज अगर आप ईस्टर्न यूपी देख लें तो शायद जहां पे बहुत भारी बारिश हुआ करती थी, पिछले सालों के मुकाबले इस बार उतनी बारिश नहीं हो रही है. एक नया मूव इस बार जो साइंटिस्ट ने बेसिकली एम्फसाइज किया है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी एयरबॉर्न लेवल्स है मीथेन के, इसको हमें तुरंत कट करना चाहिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम करनी ही चाहिए, लेकिन जो मीथेन लेवल्स हैं इनको भी हमें इमीडिएटली रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि मीथेन एक पावरफुल शॉर्ट लिव्ड गैस है और इसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जो शॉर्ट टर्म वार्मिंग है, मीथेन उसका बेसिकली एक मेजर कंट्रीब्यूटर है दोस्तों. अब जो 100 से ज्यादा कंट्रीज ने बेसिकली एक इनफॉर्मल प्लेज, मतलब कोई लिखा पढ़ी में प्लेज नहीं है, बट सबने वॉलंटरीली कहा है कि हम मिड सेंचुरी मतलब 2050 तक नेट जीरो ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड के एम को अचीव कर लेंगे. वो ऐसा लगता है सफिशिएंट नहीं होगा. और इस साल स्कॉटलैंड में जो नेगोशिएशंस होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पे, उसमें ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है AR6 के, इनका बेसिकली कॉग्निजेंस लिया जाएगा और उसी हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट किया जाएगा. तो दोस्तों, ये हमारी प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट रहा कि AR6 की मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं. अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए लास्ट पार्ट में कि IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट्स आखिर होती क्या हैं. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट्स सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे साइंटिफिक एवेल्युएशन समझा जाता है जो अर्थ का क्लाइमेट है उसके बारे में. और ये स्टार्ट कैसे हुई रिपोर्ट्स? तो 1988 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO भी कहा जाता है, उसके साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP जिसको कहा जाता है, इन दोनों ने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बेसिकली स्टार्ट किया. IPCC जिसको कहा गया, IPCC खुद इंडिपेंडेंट रिसर्च कैरी आउट नहीं करती है. इनफैक्ट ये वर्ल्ड के अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटीज से, इसीलिए इसको एक पैनल कहा गया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल. अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटीज से, अलग अलग कंट्रीज से बेसिकली उनको पूल करती है. साइंटिफिक लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है और जैसे इस बार AR6 में 234 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, वो सभी साइंटिस्ट उस बेसिकली लिटरेचर ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करके अपना फाइनल असेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों. तो अब एक इंटरेस्टिंग माइंड ट्विस्टर हो जाए, आज तक टोटल फुल रिपोर्ट्स कितनी आई हैं और हर रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं. तो जाहिर सी बात है, जो अभी मंडे को रिलीज हुई है रिपोर्ट, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6 है. तो इससे पहले 5 फुल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. और जो IPCC की रिपोर्ट्स हैं, ये बेसिकली 3 वर्किंग ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट द्वारा क्रिएट की जाती हैं. जो पहला वर्किंग ग्रुप होता है जिसने पहली AR6 का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया है. फर्स्ट पार्ट में हमको बताया गया कि साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट चेंज, वो कौन से बेसिस हैं जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस कर सकते हैं. जो वर्किंग ग्रुप सेकंड है, वो हमें बताएगा कि इसके लाइकली इंपैक्ट क्या होंगे, वल्नरेबिलिटीज क्या होंगी, अडेप्शन इश्यूज क्या होंगे. और जो वर्किंग ग्रुप 3 है, वो हमें बेसिकली डील करेगा कि कौन कौन से हमें एक्शंस लेने होंगे इस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए.
जो वर्किंग ग्रुप 1 है उसमें लगभग 750 साइंटिस्ट ने अपना ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने लगभग 14,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस को स्कैन किया है, रिव्यू किया है, एनालाइज किया है। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर्म करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या और कोई इंस्टीट्यूशंस हो जो क्लाइमेट चेंज के मामले में इंटरेस्टेड हो, इन्वॉल्व हो, उनके डिस्कशन पे, उनके डिसीजंस पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे, उनके नेगोशिएशंस पे। तो आइए एक एक करके इन पांचों, क्योंकि AR6 के फर्स्ट पार्ट को हम बहुत डिटेल में सुन चुके हैं, तो AR1 से लेके AR5 की क्या की रिकमेंडेशंस थी, फटाफट उनके थ्रू आपको मैं ले जाना चाहूंगा। जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई AR1 जिसको आप बोल सकते हैं, वो 1990 में आई, और 1990 में जो पहली रिपोर्ट आई उसने बेसिकली लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सब्सटेंशियल इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्लोबल टेम्परेचर 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पिछले 100 ईयर्स में, और 2025 तक ये शायद 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए, और बाय 2100 तक ये 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए। तो ये जो पहली रिपोर्ट आई 1919 AR1, ये बेस बनी नेगोशिएशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1992। उसके बाद सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 1995, 5 साल बाद इसने जो पहले प्रोजेक्शन थे उसको थोड़ा सा चेंज किया। जैसे पहले प्रोजेक्शन में था कि 2100 तक 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 1995 ने कहा कि 3 डिग्री ही बढ़ेगा, सी लेवल लगभग 50 सेंटीमीटर बेसिकली बढ़ जाएगा। ज्यादा एविडेंस बेसिकली गैदर किया गया, और यह रिपोर्ट बेसिस बनी जो साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की। उसके बाद जो थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट है, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ने फिर रिवाइज किया प्रोजेक्शन को कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं ये 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं बाय 2100 कंपेयर टू 1990 प्रोजेक्शन, और यह कहा कि जो पिछले 10,000 ईयर्स हैं उसके मुकाबले अभी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। रेनफॉल ऑन एन एवरेज बढ़ जाएगी, सी लेवल ऑन एन एवरेज 80 सेंटीमीटर्स बेसिकली बढ़ जाएंगे कंपेयर टू द 1990 लेवल। और फिर जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई जो 2007 में बेसिकली पब्लिश की गई, इन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस इमिशंस जो हैं हमारे 1970 और 2004 के बीच में 70% तक बेसिकली बढ़ चुके हैं, और जो CO2 का एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है 2005 में वो 379 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, जो कि पिछले 6,50,000 ईयर्स में हाईएस्ट है। और वर्स्ट के सिनेरियो में ग्लोबल टेम्परेचर कुड राइज बाय 4.5 डिग्रीज बाय 2100 और सी लेवल्स बाय 60 सेंटीमीटर्स। और ये जो 2007 की रिपोर्ट आई, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट, इसको बेसिकली नोबेल पीस प्राइज दिया गया, और जो 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग थी उसका इंपॉर्टेंट नेगोशिएटिंग बेसिस बना। जो लास्ट रिपोर्ट आई, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट इन 2014, इसमें बेसिकली कहा कि आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द टेम्परेचर राइज 1950s के कंपैरिजन में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ है, नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं हुआ। और यह भी कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की हो, मीथेन की हो, नाइट्रस ऑक्साइड की हो, पिछले 8 लाख ईयर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखे गए हैं। इसके अलावा बाय 2100 जो एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो 4.8 डिग्री तक बेसिकली इंक्रीज हो सकता है कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। और जो हीट वेव्स हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकती हैं और ज्यादा इंटेंस हो सकती हैं। बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्शन बेसिकली फेस कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एक मेजर इश्यू हो सकता है। और ये 2014 की जो एक्सटेंसिव रिपोर्ट आई AR5, ये बेसिस बनी नेगोशिएशंस का फॉर द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015, जो मुझे लगता है हम सभी को याद है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर जो कि AR6 IPCC की AR6 की रिकमेंडेशंस और IPCC की आखिर रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, कैसे पब्लिश होती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, और जो पिछले 5 इंपॉर्टेंट ARs हैं उनका क्या इंपैक्ट रहा,